शर्मांदा लेकिन मुहज़्ज़ब तरीन आबादी अमोर के आज के इस ब्लॉक सतही कारकुनान के इजलास प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के सदर और हमारी पार्टी AIMIM के जिला पूर्णिया के सदर जनाबे भाई शहनवाज साहब, दाइस पे तशरीफ फरमा हमारे बुजुर्ग और बहुत ही मौसिन व मुरब्बी लीडर जनाबे इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, जनरल सेक्रेटरी MIM बिहार, इस प्रखंड के अध्यक्ष जनाबे भाई मुन्ना मुश्ताक साहब, इस विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष जनाबे भाई मौलवी मुकर्रम साहब, इस प्रखंड के यूथ अध्यक्ष अजीजी संजूर बाबू, यहाँ पर अभी तशरीफ फरमा पूरे सीमांचल के किसानों के दुख और दर्द को अपने सीने में समेटे हुए किसानों की मजबूत लड़ाई लड़ने वाले MIM के सीमांचल किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जनाबे भाई गुलाम सरवर साहब, भाई गुलाम सरवर साहब के साथ पार्टी के जनरल सेक्रेटरी पूर्णिया जनाबे भाई अमीन अख्तर साहब, पार्टी के तर्जुमान बनाए जनाबे भाई नदीम साहब, किशनगंज जिला में ही नहीं बल्कि पूरे सीमांचल में निस्फ आबादी यानी बेटियों, बहनों और माओं के दिलों में एक नई ललक और अपने परदेसी भाइयों को इंसाफ दिलाने, मासूम बच्चों को होटल में पोछा मारने के खिलाफ लड़ाई लड़ने और बगैर दवा के तड़प कर मरने वाली माँ और बहनों के दर्द को अपने सीने में समेटे हुए मेरी छोटी बहन और MIM किशनगंज जिला की महिला अध्यक्षा जनाबे मोहतरमा तारा स्वीता आर्या साहिबा, किशनगंज से तशरीफ फरमा मेरे अजीज और अभी अभी लोक जनशक्ति पार्टी से त्याग कर MIM में आने वाले हमारे जिला किशनगंज के मीडिया प्रभारी जनाबे भाई इंजीनियर आदिल साहब, मेरे पुराने रफीक और अमोर के बड़े सामाजिक कार्यकर्ता जनाबे भाई साकिर साहब, किशनगंज जिला के यूथ जवान से है, वह है जवान लेकिन हमारी मेन पार्टी के सेक्रेटरी जनाबे भाई शाहिद रब्बानी साहब, MIM जिला किशनगंज के जनरल सेक्रेटरी जनाबे भाई नूरुल इस्लाम साहब, जनाबे भाई शाहिद साहब जो पड़ोसी पंचायत के प्रखंड के हमारे पैसा के अध्यक्ष हैं, जनाबे भाई जुबैर आलम साहब, अबू आलम साहब और अख्तर साहब जो कोचा धमन से आए हुए हैं, जनाबे भाई जावेद साहब सरपंच, जनाब भाई मुकर्रम साहब, भाई मेरे बुजुर्ग और एक्स जिला परिषद, हम लोग एक जमाने में जिला परिषद रहे, तस्लीमुद्दीन साहब की सरपरस्ती में काम करते रहे, जनाबे मुश्ताक साहब, और इस क्षेत्र में इस वक्त सुबह शाम अपना एक करके कारोबार को छोड़ करके संगठन के पदाधिकारी हमारे भाई जनाबे उजैर आलम साहब, जनाबे भाई अब्दुल रहीम साहब, असगर अली साहब, अजीजी आदिल साहब, तारिक बाबू, नुसरत फातिमी जो यहाँ की महिला प्रखंड अध्यक्षा हैं, अजीजा सदफ फातिमा, अनवर बाबू, तनवीर बाबू, संगीर भाई, हरमुज भाई, आज के इस जलसे की निजामत कर रहे जनाबे भाई मौलाना रईसुद्दीन साहब, इस वक्त सीमांचल के दर्द को अपने नगमों में छात्र संगठन के अध्यक्ष अजीजी सद्दाम बाबू, मसीह भाई, और इस वक्त सीमांचल के दर्द को अपनी शायरी में पेश करने वाले महफूज भाई और दीगर सभी जिम्मेदार साथियों, मेरे सभी भाइयों और पत्रकार बंधु, एक तवील नाम है जो लिया जा सकता है, आप कहीं से ये न समझें कि जिन लोगों का नाम लिया गया सिर्फ वही है। यहाँ पर हमने सिर्फ ये कि पार्टी की कुछ जिम्मेदारी इन लोगों को दी गई है, इसलिए तज़किरतन इनका नाम आया है। मैं 2500 पंचायत के तमाम तर भाइयों का जो अपने घरों में बीमार वालिदैन को छोड़कर यहाँ आए हैं, अपनी खेती और अपनी दुकानों को छोड़कर यहाँ आए हैं, मैं आपकी यहाँ पे आमद को आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी इस कुर्बानी के बारे में आपको यकीन दिलाता हूँ
कि अल्लाह तबारक तआला के यहाँ, ईश्वर के यहाँ इंसान की मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। और लोग आते हैं, लोगों को बुलाते हैं, पार्टी का इलेक्शन जीतते हैं, जीतकर एमपी और एमएलए बन जाते हैं। लेकिन मेरे भाई, मैं अपने खालिक, आपके खालिक, पूरी कायनात के खालिक को गवार कर ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह हमें तौफीक बख्श कि इन बाजीगराना सियासत की तरह लोगों को ठगने का नहीं, बल्कि लोगों की हिमायत लगकर लोगों के मसाइल को हल करने की हमें तौफीक अता फरमा। मेरे भाइयों, इस वक्त सीमांचल का दर्द आपके सबके सीने में है, और वही दर्द जो आपको बेचैन किए हुए है, आप यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैंने 2500 पंचायत से, कहीं के प्रखंड अध्यक्ष, कहीं के सेक्रेटरी, कहीं के जिम्मेदार साथियों से हमने सारी रिपोर्टें ली हैं, और आपने वहाँ के हालात और वहाँ के मसाइल से हमें वाकिफ कराया है। आपके जो सवालात हैं, यकीनन है कि वो सवालात सिर्फ आपके नहीं हैं, बल्कि लोगों के दरमियान में, चौपालों में, लोगों की गुफ्तगू में, महफिलों में होने वाले सवालात हैं, जिससे हमने आगाह किया है। हमें अपनी ताकत का भी अंदाजा हुआ है, अपनी कमजोरी का एहसास भी हुआ है। जो कारोबारी अपने कारोबार में साल भर में हिसाब करता है, वही कारोबारी अगले साल अपने मुनाफे के मंसूबे बना सकता है। जो एक किसान अपने खेती की आमद और खर्च को जोड़ता है, वही मुनाफा बख्श खेती कर सकता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो लोग अपना हिसाब किताब ठीक रखते हैं, आगे की मंसूबा साजी वही करते हैं। यह मायम हवा में बहने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि हकीकत और इंसाफ के साथ लड़ने वाली पार्टी उसी की एक कड़ी है। लोगों को अपनी कमजोरी सुनने का आदी नहीं होते, अपनी तारीफ सुनने के आदी होते हैं। लेकिन अल्लाह ने हम लोग को दिल दिया है कि तारीफ में इतराना तो नहीं, अपनी कमजोरियों से बाखबर होने की बड़ी सलाहियत दी है। हम अपनी कमजोरी को तलाश करना चाहते हैं। हम चूंकि तूफानों का मुकाबला करना चाहते हैं, हम आंधी का मुकाबला करना चाहते हैं, तो अपने घर की कमजोरी के खूंटे को मजबूत करना चाहते हैं, और तूफानों से पहले अपनी कश्ती को मजबूत करना चाहते हैं। कहीं तख्ती कमजोर है, उस तख्ते को बदलकर मजबूत तख्ती लगाएंगे। कहीं सुराख है, तो उस सुराख को बंद करेंगे, ताकि तूफान में हम अपने किनारे को हासिल कर सकें। उसी के सिलसिले की आज की कड़ी की एक मीटिंग है। मेरे भाई, आजादी के इन 72 सालों में हमारे बहुत सारे बुजुर्ग हैं। हमने अब तक वोट डाला है, हमारे बाप दादा ने भी वोट डाला। वोट क्यों डाला पता नहीं। वोट डालना है सरकार बनानी, वोट डालना है सरकार बचानी है, वोट डालना है जबरन नसबंदी कर दिया है सरकार हटानी है, वोट डालना है गुजरात में मेरी माओ बहनों का कत्ल हुआ 2004 के उन कातिलों को गद्दी से उतारना है। यकीनन है इस वोट ने हमारा काम किया है। हमने वोट देकर गद्दी पर बैठाया है लोगों को, वोट देकर लोगों की गद्दी को बचाने का भी काम किया है। अब किसी से नाराज भी हुए हैं तो वोट देकर तख्त से उनको उतारने का भी काम किया है। ये हमारे वोट की ताकत है। मेरे भाई, कभी गौर किया, इस वोट में अगर ताकत है गद्दी पर बैठाने की, किसी की गद्दी को बचाने की, किसी को गद्दी पर गरेबान पकड़कर गद्दी से उतारने की, तो दिल से जरा पूछो मेरे भाई, क्या इस वोट में ये ताकत नहीं है कि मेरे बच्चों की जो हकमारी कर रहा है उसका गरेबान पकड़ सके? क्या इस मेरे वोट में ये ताकत नहीं है कि मेरी माँ बिलक बिलक कर मरती है, मेरी बहन बिलक बिलक कर मरती है, मुझे मेरा टैक्स का पैसा लेकर ये जालिम शहरों में कुत्तों को दवा पिला रहे हैं और मेरी माँ और बहनों को महरूम रख रहे हैं? क्या ऐसे कुत्तों को सबक पढ़ाने की ताकत इस वोट में नहीं है? क्या सैलाब की तबाही में हमारी सड़कें कटी, तो क्या इस वोट में ताकत हमारे सड़कों को बनाने की नहीं है? गंगा नदी पर अगर 4, 5, 7 किलोमीटर पर पुल बन जाता है, तो मालंदा के 50 किलोमीटर पर जिसने पुल नहीं बनाया, क्या उसके गरेबान के पकड़ने की ताकत नहीं है? यकीनन है वो ताकत है। अब सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिए नहीं, सीमांचल के हक और इंसाफ के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। उसी के सिलसिले में हम बैठे। मेरे भाई, क्या यह सच्चाई नहीं है? सबसे ज्यादा पलायन करके दिल्ली और पंजाब में मजदूर हमारी बस्ती से, सबसे ज्यादा बीमार हमारे यहां लोग। जितने पैसे हम कमाते हैं पूर्णिया में उस कमाई का आधा हिस्सा देकर आते हैं। अभी इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, इंजीनियर, बड़ा इलाका देखा है उन्होंने। कलकत्ते में फॉरेन कंपनी के आप इंजीनियर भी रहे, आप कांग्रेस के 15 साल तक उसके तर्जमान भी रहे। आप गया और जहानाबाद के तरक्की याफ्ता इलाके से ताल्लुक रखते। अभी हम लोग आ रहे थे, सड़क पर गाड़ी जब हिचकुले खा रही थी, तो हम लोग के दिल में एहसास पैदा हुआ, हमारे यहाँ के लोगों के कमर का दर्द, हमारे यहाँ के लोगों के नस का दब जाना, हमारे यहाँ के लोगों के हड्डियों का टूट जाना,
गाड़ी का एक्सीडेंट करना, उसमें बड़ी वजह हमारी खराब सड़कों की है, जिसने आज तक आजादी के 72 सालों में हमको सड़क बनाने का मौका नहीं दिया। ये तमाम तर मसाइल है। टैक्स अगर हमने दिया है तो पंजाब के लोगों ने भी दिया है। पंजाब के खेतियों में, वहां पर देखेंगे आप कि पंजाब के खेतों में वहां मुफ्त में पानी पटौनी हो रही है, और हमारे यहाँ आज तक अभी गांव में भी ठीक से बिजली नहीं आई और खेतों में पानी पटौनी का काम नहीं हो रहा है। अभी हम आ रहे थे, मुखिया रामराज भाई का बड़ा वो था कि साहब वहां पर एक गैस एजेंसी की उद्घाटन करनी है। हमने जब बात को पता किया, जिन लोगों को उजाला प्रोग्राम के नाम से चूल्हा और कनेक्शन दिया जा रहा है, आप समझते कि हमको मुफ्त में कनेक्शन मिल गया, लेकिन ये बेईमान क्या किए हैं, आम लोगों को गैस में जो सब्सिडी मिल रही है, जो लोग उजाला के तहत कनेक्शन लेंगे उनको 9 महीने तक 9 सिलेंडर तक उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी। क्या ये बात सही है ना? अगर 9 महीने में सब्सिडी नहीं मिलेगी तो लगभग 2700 रुपए की सब्सिडी उनको नहीं मिलेगी, और उनके बदले में मिला क्या उनको? 500 रुपए का चूल्हा और 700 रुपए का एक सिलेंडर, 7 5 12 1300 रुपया का मिला, और 2700 रुपया उनका काट लिया गया। और ये बेईमान आकर के आज पट्टे में भी झूठ बोल रहा होगा कि हमने गरीबों का चूल्हा जला दिया। इन बेईमानों से हिसाब कौन लेगा? इन बेईमानों से हिसाब लेने के लिए आज हम लोग सीमांचल में हिंदू और मुस्लिम सब मिलकर खड़े हुए। बहन सुनीता आर्या है, रामराज जी भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर गोपाल भी हमारे साथ हैं, कोचा धामन के पूर्व प्रमुख हमारे दयानंद भाई आज किसी वजह से हमारे यहाँ नहीं आ सके हैं। जाइए आप हमारे टेरागाछ में अशोक यादव जी ने हमारा झंडा उठा लिया है, जाइए डगरवा में हमारे विवेकानंद यादव जी ने हमारा झंडा उठा लिया है। दलितों को बेचारे को सोच में है, दलितों के नेता आज हमको सवेरे से मिले हैं कि साहब पूर्णिया में 6 तारीख को दलित सम्मेलन है, आपको आना है, क्योंकि आप जय भीम और जय मीम की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जब तक इस इलाके में मीम पार्टी खड़ी नहीं होगी उस वक्त तक दलितों का उत्थान नहीं होगा, उनका समर्थन हमको मिल रहा है। लोग कहते हैं कि मियाँ की पार्टी है, उन अंधों को चश्मा दीजिए, उनको जरा सा सूरमा नहीं मिले तो पत्थर पीस के उनके आंख में लगाइए ताकि उसका मोतियाबंद कटे। उसको बताइए कि के चंद्रशेखर राव जो वजीर आला है तेलंगाना का, उसने कब कलमा पढ़ लिया? क्या वो हिंदू नहीं है? हिंदुस्तान के दलितों का सबसे बड़ा नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पोता आज प्रकाश अंबेडकर आज अवैसी के साथ बाजू और बाजू मिलाकर लड़ रहा है और हिंदू मुस्लिम का लफड़ा लगा रहा है। ये मंदिर और मस्जिद के झगड़ा लड़ाने वाले ये हमारे शोषण करना चाहते हैं, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन, जज्बाती इस्तेहसाल, धार्मिक उन्माद फैलाकर किसी का शोषण करना, ये शोषण करना चाहते हैं। बेईमानों, बड़ी बेईमानी हो गई सीमांचल के साथ। सीमांचल का बेटा पंजाब में है, लुधियाना में है, हरियाणा में है, बंबई में है, वो बेटा आज देख रहा है यहाँ इतनी तरक्की इसी देश में हम, और हमारा किशनगंज इतना परेशान, हमारा पूर्णिया इतना परेशान, हमारा अररिया और कटिहार इतना परेशान। उन बेटों की आंख खुल गई है और आज जो कह रहे हैं कि नौजवानों की 80% एमआईएम के साथ है, एमआईएम के साथ क्यों है? उस बेटे ने बाहर की दुनिया देखी है, अपना घर का भी हिसाब किया है, इसलिए बुढ़े बाप को कहता है अब्बा जान दुनिया नहीं देखे हो, इसलिए सरकार बनाने की बात मत करो, हम अपने नस्लों की तकदीर बनाएंगे, एमआईएम का साथ देंगे। नौजवानों ने फैसला कर लिया है। नौजवान किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। आदमी दुबला पतला हो, रीढ़ की हड्डी में ताकत हो तो अपने से बड़े वजन को उठा लेता है, और आदमी बड़ा मोटा ताजा हो, रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो अपने जिस्म को भी लेकर चल नहीं सकता है। और आज सीमांचल की रीढ़ की हड्डी ये नौजवान एमआईएम के साथ है, किसी जालिम को अवसर पर सवार होने नहीं देगा। उन कोढ़ियों को जिनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, यकीन जानो वो समाज को लेकर क्या, वो तो अपने जिस्म को लेकर चलने के लायक नहीं है, इसलिए उसकी परवाह मत करो, अपना चिराग जलाते चलो, अपना रास्ता बनाते चलो। नौजवानों, आज हमारी बात हो रही है, मुख्तलिफ तरीके से बात कर रहे हैं। अभी मुफ्ती साहब बता रहे थे कि लोग कह रहे कि अख्तौलीमान ठीक है, पार्टी तो गड़बड़। क्या पार्टी गड़बड़? सवारी और सवार में फर्क है कि नहीं है? मैं अक्सर मिसाल देकर आपके यहाँ भी मीटिंग में कई बार कहा हूं, दोहराकर भी कहूं, लेकिन समझाने के लिए वो बात जरूरी है। पहले लोग खानदान देखकर रिश्ता करता था, अब खानदान देखता है कि लड़का लड़की देखता है। क्या देखता है? लड़का लड़की देखता है। दुकान की चमक देखता है कि दुकान का सामान देखता है? दुकान का सामान देखता है। डॉक्टर का गोरा और काला उसका रंग देखता है
कि डॉक्टर को दवा देने और मरीज को पकड़ने की उसकी तजवीज की ताकीद को देखता है कि जिसके अंदर वो सलाहियत है उसी डॉक्टर का इंतखाब करता है। हाथी पर चढ़कर एक लड़का आ जाए विकलांग, पांव से लंगड़ा, हाथ से लूला, आंख से अंधा, ब्लू चश्मा पहनाकर धसी हुई आंखों को छुपाए हुए, और बैलगाड़ी पर एक सीधा साधा शरीफ नफ्स कमाऊ बेटा है। बेटी किसको देनी चाहिए, हाथी वाले को कि उस बैलगाड़ी वाले को? यकीनन है बैलगाड़ी वाले को, इसलिए कि अगर उस हाथी वाले को बेटी दे देंगे तो बेटी उम्र भर रोएगी कि बाप ने अपने दरवाजे पर हाथी देखा, मेरा जीवन साथी नहीं देखा। बेटी जहर खाकर हो जाए। प्यास लगी आपको, सोने के गंदे गिलास में गंदा पानी हो और मिट्टी के कुल्हड़ में साफ पानी हो, कौन सा पानी पिएंगे आप? मिट्टी वाला। अख्तरुल ईमान मिट्टी के गिलास का साफ पानी है, वो मैला गिलास का गंदा पानी नहीं है। लोग कहते हैं एक आदमी से क्या कर लेगा, उनसे पूछिए जो बहुत लोगों के साथ उसने क्या क्या किया। कोई जवाब होगा उनके पास? आप लोग जवाब देना सीखिए। एमआईएम का आदमी ताली नहीं बजाता है, तमाचा मारता है। ऐसा तमाचा कि दिल्ली और पटने में जो जालिम बैठा हुआ है उसके गाल को लगे, मोदी के गाल को भी लगे, नीतीश के भी गाल को लगे। जब तक गाल लाल नहीं होगा तो हिस्सा नहीं मिलेगा। यह करना पड़ेगा। अब पूछिए उनसे, ये जो दलाल बोलता है, ये लफ्ज कौन बोलता है? ये आदमी जीत के क्या करेगा? तो बोलो कि तुम्हारे अब्बा जान, तुम्हारे चाचा जान, तुम्हारे दादा जान जो बहुत लोगों के साथ जीत कर गए हैं, उसने क्या क्या किया, उसके मुंह में बकास नहीं होगा। हमारी शराफत का गलत फायदा मत उठाओ। अब एमआईएम सिर्फ पार्टी नहीं है, एमआईएम शेर दिल लोगों की आवाज का नाम है। हम जबान खींच लेंगे, जो लोग गलत बोलेंगे हमारी जबान खुलेगी। और ये बात बोलो कि वही एक आदमी ओवैसी जिसने पूरे पार्लियामेंट का रुख बदल दिया कि नहीं, उनसे बताओ कि एक आया था इब्राहिम, उसने कहा अब्बा एक खुदा। बाप ने कहा नहीं। कलमा किन का? इब्राहिम का चलता है कि नहीं चलता है? ये वही लोग हैं। एक से क्या होगा? ये वही लोग हैं जो लोग आदर की जमात की बात करते हैं। इब्राहिमी रूह जिनकी कमजोर हो गई है वो गिनती देखता है, जिसके अंदर में इब्राहिमी ताकत है वो गिनती नहीं हक को देखता है। और आज वही तलाक बिल है। हमें गम है, आज हमारे यहां दो बड़े लीडर पैदा हुए। ये कलमकार हजरत मौलाना असद कासमी साहब। जिंदगी में इख्तलाफात थे। डॉक्टर सऊद हैं, बोलते हैं कि भाई, लोग बोलते हैं कि मसूद हैं कि बोलते हैं कि साहब आपके बारे में बोले कि वो तो मौलवी साहब के खिलाफ उस वक्त बोल रहे थे। मैंने कहा हाँ, अरे बाप बेटा में इख्तलाफ होता है। गांव का बहुत ही बुजुर्ग आदमी नमाज पढ़ाता है, नया हाफिज आया है, अगर कोई गलती हो जाए तो टोकता है। आप कहिएगा कल का बच्चा तो हाफिज साहब को क्यों टोका? अरे वो इल्मी इख्तलाफ है भाई। मौलाना से आपने क्या दिया होगा? जो लोग हजरत मौलाना मरहूम को वोट दिया था, उसने तो एक वोट दिया था। अपने माँ का, अपने बाप का, अपने भाई का, अपने खानदान का, बीवी का 5 वोट दिया था। आपने वोट देकर उस शख्स को जिताया था। अख्तरुल ईमान ने कुर्बानी देकर उसको जिताने का काम किया। जितनी मोहब्बत आप रखते हैं उससे ज्यादा मोहब्बत अख्तरुल ईमान रखता है। जिंदगी में इख्तलाफात थे। मैंने इलेक्शन में कहा था कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं 2014 का, अगर इस इलेक्शन में मेरी कहीं मौत हो जाए तो मेरी जनाजे की नमाज हजरत मौलाना असद कासमी साहब से पढ़ाना, लेकिन वोट उनको मत देना। बूढ़ा आदमी है, उनको आराम करने दो, जवान बेटा को काम करने के लिए दो। मैंने उस वक्त भी इख्तलाफ किया था, मैंने उसकी इज्जत इलेक्शन लड़ते भी की। आज कुछ नादान है जो बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। मेरे भाई हजरत मौलाना 4 बार इलेक्शन हार गए थे। साइकिल साहब से हारे थे, घड़ी साहब से हारे थे, शेर छाप से हारे थे, हाथ छाप से हारे थे। गवाह है कि नहीं आप लोग? लेकिन हजरत मौलाना को 4 बार इलेक्शन लड़ने का गम नहीं था, हारने का गम नहीं था। लेकिन जब तलाक के मामले में उनकी पार्टी ने खुद उनको बोलने नहीं दिया, उस बेचारे को बड़ा सदमा था और बेचारा उसी सीने के दर्द को लेकर कब्र में जा चला गया। इतना दर्द बेचारे को था। और आज लोग कहते हैं हमने तो वोट दिया, बीजेपी को हराया। बीजेपी को हराना, अख्तरुल ईमान ने बीजेपी के साथ जब 60 गांठ देखा नीतीश कुमार का तो 15 दिन के अंदर में उसको छोड़ने में अख्तरुल ईमान को कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। क्या देखा था अख्तरुल ईमान ने? गांव में पंचायती करते खम्भे में बांधकर, माफ कीजिएगा, कि उस पार्टी ने टिकट हमको दिया और
साथ दे रहा था बीजेपी के लोगों को। अख्तुल ईमान ने कहा इनका रिश्ता टूटा है, लेकिन नाजायज रिश्ता इनका बाकी है, और हमको टिकट दिया, दोस्तों को जिताने का काम कर रहे हो, वादा किसी से, वफा किसी से, ऐसा नहीं होने देंगे। और हमने उसकी टिकट पर लात मारने का काम किया, और आज हमको कहते हो कि बीजेपी का एजेंट। ये वही बेईमान लोग हैं जिनके पांव तले जमीन खिसक रही है। अवैसी साहब ने इलेक्शन में कहा था हमारे यहां कि लालू जी, नीतीश कुमार के रग रग में बीजेपी है, ये आदमी 2 साल तक भी आपसे रिश्ता नहीं निभाएगा। और 20 महीने में तलाक हो गई। और क्या कहा अवैसी ने वहां से, हैदराबाद से, कि लालू जी बीजेपी के खिलाफ लड़ना जरूरी है, फिरका परस्तों के खिलाफ लड़ना जरूरी है, लेकिन उसके लिए गठबंधन बनाना जरूरी है। और यह गठबंधन अगर आप बनाते हैं और सीमांचल के मसले का अगर हल करते हैं तो अवैसी भी आपके साथ है। लोग कहता है बोले आप गठबंधन काहे नहीं करते हैं? गठबंधन हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके वजह से गठबंधन नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि सीमांचल से कोई गुलाम जीत कर आए, साहिब जबान जीत कर नहीं आए। और अख्तुल ईमान साहिब जबान है, सीमांचल का हिस्सा मांगेगा, गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं। जो गठबंधन की बात है उनको कहिए कि अख्तुल ईमान को बुलाता हूं, तुम जाओ गठबंधन करा दो। ये गठबंधन नहीं कराएंगे मेरे भाई। अक्सर आप तारीख पढ़ लीजिए, जब भी कोई नई पार्टी आई है, इन जालिमों ने से दबाने का काम किया। एक बात बोलिए, बिहार में आज बहुत सारे लोग हैं, गाय बछड़ा का जमाना याद है आप लोगों को? बैल छाप का, जोड़ा बैल छाप का जमाना याद है आप लोगों को? जो बीजेपी लड़ती थी उस वक्त जनसंघ में चिराग छाप याद है आप लोगों को? ये पुराने दिन की बातें हैं। इन्हीं पार्टियों के साथ पासवान भाई किन में रहते थे? लालू भाई किया इन्हीं पार्टियों में रहते थे ना? इनकी अलग पार्टी नहीं थी। लेकिन पिछले यादव भाइयों ने देखा वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। नतीजा हुआ, बरगद के गाछ के नीचे आप लोगों ने पौधा देखा होगा ना, आम का, कटहल का भी पौधा देखा होगा, लेकिन वो 1.5 फीट 2 फीट से ज्यादा नहीं होता है। वो पौधा समझता है कि हम बड़ा अच्छा है, बरगद, धूप पड़ती है तो बरगद के पत्तों पर हम धूप से बच जाते हैं, आसमान से पत्थर गिरता है तो बरगद की टेहनी पर टुकड़ा होकर छोटा पत्थर हमको लगता है, बहुत खुश रहता है वो पौधा। लेकिन उसी के साथ एक पौधा बरगद के नीचे से उखाड़ कर कोई खेत में लगा देता है तो वो पौधा सूरज की किरणों में जलता भी है। जब पत्थर गिरे तो पत्थर में उसका पत्ता, टहनी टूटती भी है, हवा के झक्कड़ में हिलता भी है। लेकिन बोलिए, बरगद के नीचे के उस पौधे से बड़ा वो दरख्त बनता है कि नहीं बनता है? वो दरख्त बन जाता है। इन्हीं मनहूस, इन बड़ी पार्टी के मनहूस साए में जो रहा, वो बोनसाई का वो बंगड़ा पौधा बना हुआ रहा, वो दरख्त नहीं बन सका। लालू ने जब अपने पौधे को अलग जाकर, इस बरगद से अलग जाकर लगाया तो लालू का पौधा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? मेरे भाई, आज लालू प्रसाद यादव, कल तक किसी यादव को मंत्री बनने का मौका नहीं मिलता था, लालू यादव भी मंत्री बने। लालू यादव की सीधी साधी जो पत्नी थी वो भी मुख्यमंत्री बनी, लालू जी का बेटा भी उप मुख्यमंत्री बना, कल मुख्यमंत्री भी बन सकता है। यही पासवान लोग जिनके ये इन्हीं अगड़ों के पीछे पीछे चलते थे। लेकिन रामविलास पासवान अलग होकर निकला तो पासवान ऊपर हुए कि नहीं हुए? मायावती बहन को जानते हैं आप? 20% आबादी यूपी में, लेकिन अगड़ों की जूते सीधी करती थी उनकी आबादी। मायावती बहन जब कुर्सी पर बैठी तो जिनकी जूती सीधी करती थी उनसे जूता उठवाने का काम किया लोगों। ये बात बताओ मेरे भाई, बच्चा यतीम होता है, बस्ती भी यतीम होती है, कौम भी यतीम होती है, क्षेत्र भी यतीम होता है। बच्चा यतीम कब होता है? बाप के मरने के बाद। बस्ती यतीम कब होती है? सरदार के मरने के बाद। कौम यतीम कब होती है? अपने लीडरों को खो देने के बाद। तस्लीमुद्दीन साहब को वोट दिया या नहीं दिया हो, लेकिन सीमांचल के लोगों की शान कहते हैं अपना तस्लीमुद्दीन है जो लालू जी से भी लड़ जाता है और तस्लीमुद्दीन हक की लड़ाई लड़ता है। तस्लीमुद्दीन साहब मेरे उस्ताद, उनके साथ रहे भी, थोड़े दिन में दुश्मनों ने इख्तिलाफ भी कर दिया, लेकिन अल्लाह गरीब की रहमत करे उस शख्स को। जाते जाते भी उसने दर्जनों लोगों को कहा अख्तुल ईमान को खड़ा करो, मेरी सच्ची नुमाइंदगी कोई कर सकता तो अख्तुल ईमान कर सकता है। और क्या कहा लोगों ने? कहा वो तो आपसे इख्तिलाफ किया था,
कहा कि मुझसे जाति इख्तलाफ था, लेकिन सीमांचल के दल को जो हमने उसके सीने में जो चिराग जलाया रहा था, वो चिराग आज उसके सीनों में जलता है। बाकी दलालों से कोई काम नहीं होगा, बेचारा मरते मरते कहता। आज उसके जाने के बाद कमी का एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तस्लीमुद्दीन किसी के घर में आके हल जोत दिया, किसी के बैठक में आकर के झाड़ू लगा दिया? नहीं, तस्लीमुद्दीन ने लोगों को जगाया था। उसके जाने का एहसास, कौम यतीम होती है अपने लीडरों को खो देने के बाद। मेरे भाई ये बताओ, गांव का एक बच्चा है और अपने मुखिया का नाम जानता है, मेंबर का भी नाम जानता है, और उसको बोलो कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है, अगर वो नहीं बोले तो आपका क्या ख्याल होगा? आपका ख्याल होगा इसका बाप कोई बदनाम आदमी होगा, गरीब होगा, फकीर होगा, जिसका नाम लेते हुए शर्माता, ये होगा ना? आप बताइए तो, बिहार में 5% पासवान है, रामविलास पासवान जिससे आते, उसका नेता कौन? आवाज से बोलो भाई, हमारे गाली। 11% 12% ज्यादा उसका लीडर कौन? लालू यादव। 5% कोयरी कुर्मी नीतीश कुमार की बिरादरी, उसका लीडर कौन? नीतीश कुमार। 17% मुस्लिम अकलियत, उसका लीडर कौन? जवाब मिला आपको? क्या उस बच्चे की दुर्गत हमारी नहीं हुई? अब की बार हम अपने सवाल का जवाब देंगे। 5% का लीडर है तो 17% का भी लीडर पैदा होगा। यही कामयाबी हम करने के लिए आए। निकलो इस 17% से। बनतारा स्वीकारिया यहां पर है। आज गठबंधन हो रहा है दिल्ली में, गठबंधन की मीटिंग हो रही है पटना में। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, 1 करोड़ 10 लाख की आबादी, पूरे बिहार की आबादी 10.5 करोड़ लगभग। सब वही का गंगा पार का सारा नेता आरा का, छपड़ा का तय करेगा हमारी मुकद्दर। पूर्णिया का कोई नेता देखते हो कि बैठने वाला? सीमांचल का कोई चेहरा नजर आता है? नहीं आता है। एमआईएम कहती है कि सीमांचल एक कश्ती की तरह है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, अगड़े, पिछड़े, इस कश्ती में हम सवार हैं। इस कश्ती को हिचकुला खाने नहीं देंगे और इस कश्ती को एमआईएम के पथवार के जरिए से हम पार कराने का काम करेंगे। हम सीमांचल के हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई लड़ने के लिए आए। कुछ लोग बोलता है कि अख्तर उल-ईमान अच्छा है, अब पार्टी खराब, तो उनसे पूछे कौन पार्टी का नाम? जब अवैसी साहब पार्लियामेंट में बोलते हैं, बनतारा स्वीकारिया कहती है कि जब उनका भाषण सुनता हूं तो मुझे नई रोशनी मिलती है, नई एनर्जी, नई ताकत मिलती है, समाज के लिए समर्पण और बलिदान का जज्बा पैदा होता है। क्यों है ये? इसलिए कि एक आदमी सच्चाई के साथ नेतागिरी करता है। और मेरे भाई, मैं जले हुए पत्थर की तरह, जली हुई ईंट की तरह जिला परिषद लड़ा, एमएलए लड़ा, वहां भी लड़ाई लड़ता रहा। यहाँ की सड़कों के लिए, यहाँ के पुल के लिए, यहाँ के स्कूलों के लिए। 13.5 लाख की आबादी जिस वक्त मुंगेर की थी, वहाँ 88 हाई स्कूल थे, और उस वक्त 17 लाख की आबादी वाले किशनगंज में सिर्फ 17 हाई स्कूल थे। अख्तर उल-ईमान ने कहा, सीमांचल के लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं या नीतीश कुमार जी पढ़ने नहीं देना चाहते हो? वहाँ 13 लाख के लिए 88 हाई स्कूल और मेरे 17 लाख के लिए 17 हाई स्कूल। ये नाइंसाफी नहीं चलेगी। रिकॉर्ड जाकर के देख लो, वहां पर काबीना की मीटिंग होती है और एक ही दिन में 30 हाई स्कूल सैंक्शन करवाने का काम अख्तर उल-ईमान करा था। अलीगढ़ की लड़ाई सबने मिलकर लड़ी, लेकिन असेंबली में अख्तर उल-ईमान की लड़ाई देख लो, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं, सीमांचल की लड़ाई थी। आज मैं सीमांचल की लड़ाई लड़ रहा हूं। अब बोलते हुए एक आदमी से क्या होगा? ये सारे लोग पैतरे भुना रहे हैं, आपको बहकाएंगे। अभी आएंगे, कोई दिखाएंगे लोग आपको कि साहब फिरका परस्तों को रोकना है, जो पहले से दिखाते रहे डूडू की खतरा। बाप की झोली में पैसा नहीं होता तो क्या कहता है कि बेटा वहां बाजार में पुलिस आ गया है, इसलिए बेटा मिठाई के लिए भी नहीं जा सकेंगे, झोली में पैसा नहीं है। मामला यही है, ये फिरका परस्तों का खौफ दिखाएंगे। कोई हमको विकास का सपना दिखाएगा, कोई दिखाएगा कि मुल्क के हालात दूसरे किस्म के हैं साहब। तो आप बताओ मेरे भाई, पिछले दिनों में हमने कुर्बानी देकर हमने अपने एमपी को जिताया, वो पार्टी भी जीती। जो पार्टी जीती उसी पार्टी ने हमारे मेंबर पार्लियामेंट को पार्लियामेंट में आवाज उठाने नहीं दी। और मेरे नेता ने जब आवाज उठाई तो तकरीबन 1 साल के बाद जब वही बिल दोबारा पेश किया गया तो बहन रंजीता रंजन को, जो बेचारी नहीं जाने कोई ग्रंथ, रंजीता रंजन, उसको सूर्य अल बकरा, सूर्य निसा हफ्ता दिन तक रटा रटा के तकरीर करवाया कि नहीं करवाया? ये काम किन का था? ये काम अवैसी का था। जब अवैसी ने शरीयत के खिलाफ तलाक बिल की आवाज को बहुत ही तवानाई के साथ पार्लियामेंट में उठाया
तो ये आवाज वहां दब कर नहीं रही, पार्लियामेंट की दीवारों को तोड़ती हुई आवाज जब पूरे हिंदुस्तान में पहुंची, उस पार्टी को भी तौबा करके हमारे तलाक बिल में हमारा साथ देना पड़ा। ये होता है नेता का काम। ये काम हम कर रहे हैं। फिर देंगे, उनको कहेंगे अच्छा अख्तुल एक जीत के जाएगा तो किसका साथ देगा? ऐसे नादानों को कहिए कि अख्तुल जीत के जाएगा तो अवैसी भी तो जीत के आया, तो किसका साथ दिया था? जब बीजेपी के खिलाफ मीरा कुमार खड़ी हुई तो अवैसी ने मीरा कुमार का साथ दिया, बीजेपी का साथ नहीं दिया। अख्तुल आपको यकीन दिलाता है कि दिल्ली के तख्त पर कोई फिरकापरस्त सांप्रदायिक शक्ति आएगी तो छोटे डाकू के मुकाबले में चोर का साथ देगा, लेकिन कभी भी डाकू का साथ नहीं देगा, सांप्रदायिक शक्तियों का साथ नहीं देगा। लेकिन बंधुआ मजदूर के तौर पर नहीं, बल्कि कहेगा कि तुम हमको क्या दोगे। अभी 2 आदमी जीता मध्य प्रदेश में, मायावती बहन का, और कांग्रेस को हुकूमत बनानी थी तो बोला हमारा साथ दो तभी तो हुकूमत बनेगी। कहा तुम्हारा साथ देंगे, तुम क्या दोगे? कहा कि जो ले लो मंत्रालय लो। कहा मंत्रालय नहीं लेंगे। मेरे दलित भाइयों पर पिछले 15 सालों से जो मुकदमा हुआ राजनीतिक, वो मुकदमा उठाओ। नतीजा ये हुआ कि वजीर आला को यह मुकदमा उठाना पड़ा। अखबार वालों ने लिखा, पत्रकार बंधु यहां पर हैं, कि अगर कांग्रेस पार्टी में 20 भी जीत जाता तो जो 2 आदमी काम कराया वो 20 नहीं करा सकता, क्योंकि उसकी जुबान पर ताला लगा हुआ होता। ये आजादी उनको नहीं मिलती। अख्तुल ईमान अकेला जाकर 2 आदमी मिलकर यही काम कराएगा कि अपने हक पर इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा। कुछ लोग बड़ी चालाकी से बोलते हैं कि साहब बीजेपी नहीं तो वोट बढ़ जाएगा कांग्रेस को। इसमें कैसे वोट बढ़ जाएगा? हम अंधा है, बेवकूफ है। आप सुनिए, एक बैठक में एक बूढ़ा बैठा हुआ है, अब मोतियाबंद है बेचारे, और 2 फकीर आता है, बाबू कुछ मदद कीजिए। बेचारा जेब में डालता है, हाँ 2 अठन्नी रहती है, अपने पोते को कहता बेटा 8 आना दे दो, ये नहीं कहेगा। लेकिन जब वही फकीर दूसरे दरवाजे पर जाता है तो वहां जो बूढ़ा बैठा है तो उसको मोतियाबंद का ऑपरेशन करके आया है। अब वो आदमी से कोई चिंता भी है, देखता है कि बेचारा लंगड़ा है, लूला है, वो मांगने आया है। ये भदवा का बेटा ये जो शराब पीता है वो भी मांगने के लिए आया है। अपने पोते को कहते रहे बेटा 1 टका लो, 2 अठन्नी लो, इस बेचारे लंगड़े लूल्हे को दो। ये भदवा का बेटा जो ताड़ी पीता है गर्दन में हाथ देके बैठक से बाहर निकालो। क्या पैसा बांटेगा कि लंगड़े लूल्हे को हकदार को देगा? वो हकदार को देगा, बांटेगा नहीं। आज का वोटर हमारा अंधा नहीं है। हमारा बेटा जो दिल्ली पंजाब में है वो बीए पर भी बहाली है, वो वहीं से आवाज लगाता है कि अब्बा जान अब की बार अगर एमआईएम को वोट नहीं दिए तो घर टका भी नहीं पहुंचेगा, मचान पर जाकर चाय का कारोबार भी नहीं चलेगा। बेटों ने तय कर लिया है। मैं गया था अभी अमृतसर, मैं गया था दिल्ली, बैठे हुए हर तरफ हमारे, हम दुबई गए थे तो दुबई में भी वहां नौजवानों से मुलाकात हुई थी आज से 3-4 साल कबल। वहां से फोन करता है, भाई साहब इलेक्शन कब है? पता नहीं रहता है। हमने कहा अप्रैल में होने वाला है। पिछले साल से लड़के रुके हुए हैं, इस साल जाएंगे तो अगले साल मौका नहीं मिलेगा। छुट्टी कैंसिल कराई लोगों ने, अपने शादी की डेट लोगों ने मुलतवी करवाई। आज भी सुबह दिल्ली से आया, इलेक्शन कब हो रहा है? मैंने कहा अप्रैल में हो रहा है। पहले हम लोग 1-2 अप्रैल का टिकट बना रहे हैं। नौजवानों का ये जोश, नौजवानों का ये जज्बा दर्शाता है कि सीमांचल का नौजवान जग गया है। वो परदेश में रहने वाला नहीं, परदेश से खड़ा रहा है। वो तय कर लिया है बहन की शादी में नहीं जाऊंगा, बाप की मैयत में नहीं जाऊंगा, यही फातिहा पढ़ लूंगा, लेकिन जालिमों से लड़ने के लिए सीमांचल में घर घर जाकर आपकी बार एमआईएम का चिराग जलाऊंगा। कौन ताकत से हमारा मुकाबला करेगी? बीजेपी के वोट जो मिले थे 31%, तकरीबन वही 30% वोट यहाँ पर है। नन बीजेपी वोट 35-70 में भी वो जीत नहीं पाएंगे। एक बड़ी साजिश थी, उस वक्त अपने मुकाबला किया था। अब हमने उसका पेट फाड़ दिया है। अब कोई वलादत वहां से होने वाली नहीं है। और एक बात तो कहिए कि अख्तुल ईमान के अलावा कौन जमीन पे खड़ा है? आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने सच्चाई से काम लिया है। आप नगरवा से लेकर के ठाकुर तक जाइएगा तो 100 में अभी एक सर्वे हुआ, एक लड़का आलू प्याज बेचता है, मटियारी हाथ में टेढ़ा गाछ में, उसको घुमा घुमा के पूछता किसको वोट दे? बोला अख्तुल ईमान को देंगे। कहा उसका पार्टी खराब है। कहा पार्टी से कोई लेना देना नहीं। बोला कांग्रेस से कोई उससे क्या लेना ना, उसको भी वोट देके देखे। मैंने जितना घुमा फुरा के पत्रकार पूछता है वो एक ही नाम बोलता है अख्तुल ईमान को वोट देंगे। भाई मैं पहचानता भी नहीं उस बेचारे गरीब को, अल्लाह मुबारक करे उसके दिल की मजबूती को, उससे सबक लीजिए। जब ये सोशल मीडिया के बंधु यहाँ पर बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया में 7 लाख लोगों ने उसको देखा। कितने लोगों ने देखा? 7 लाख। 6,95,000 ने उसकी तारीफ की, सिर्फ 5,000 आदमी उसकी मुखालिफत किया। मेरे भाई, तो आज जब इतनी बड़ी ताकत अगर हमारे साथ हो तो कौन हमारा मुकाबला कर सकता है?
इसलिए एक बात जान लीजिए मेरे भाई, आप और हम यहाँ जो बैठे हैं ये पार्टी के नाम पर सिर्फ नहीं बैठे हैं, सीमांचल के हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए बैठे। आपके बच्चों का कर्ज है। शिवनारायण यादव जी यहाँ पर बड़े एमएलए रहे, उनके दामाद थे हमारे यहाँ डीडीसी ललन जी। एक दिन ट्रेन में मुलाकात हुई तो मैंने कहा चाचा आप लोग तो बड़ी राजनीति की, सीमांचल को क्या दिलाए। धारा 371 की हमने बात समझाई कि देश के बहुत सारे हिस्सों में धारा 371 संविधानिक प्रावधान है कि पिछड़े क्षेत्रों को ऊपर उठाया जाए। आप लोगों ने क्यों लड़ाई नहीं लड़ी? हमारी पार्टी इसी बात की लड़ाई लड़ रही है। हमारी पार्टी मंदिर और मस्जिद की नहीं, मेरी पार्टी का एक ही कहना है, आपस में कोई झगड़ा है तो बैठ कर तय करो, वरना अदालत में तय करो। सड़कों में अखाड़ा करके झगड़ा तय नहीं होगा। सड़कों में अखाड़ा करके हम अपने लोगों का विकास करने का काम करेंगे, हिंदू मुसलमानों को एक करने का काम करेंगे। उसने कहा बेटा ये काम बहुत अच्छा है, जल्दी शुरू करो। आज हिंदू मुस्लिम सब मिलकर ये चाहता है कि हमारी नदी पर पुल बने, हमारी सड़कें बने, हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। हमारे धान की कीमत जो 1750 रुपया सरकारी मूल्य था, कितने लोग बेचे हैं? 1200 रुपया में बेचे कि नहीं बेचे? कब तक ये बेईमान ठगता रहेगा हमको? अभी किशन ने परसों वहां के पैस चेयरमैन ने मीटिंग रखी थी, हमको बुलाया, सिर्फ 22% धान की खरीदारी हुई और कैमूर में 90% धान की खरीदारी हुई। तो कैमूर के लोग हैं, किसान है। हम क्या है? तुम्हारी चूड़ी पहने में तुम्हारे गुलाम है। अब गुलाम नहीं होंगे। मेरी बहनों ने भी चूड़ियां तोड़कर तलवार बनाई है। आज तलवार से ऐसे होकर गर्दन कलम करेंगे। और क्या हुआ मेरे भाई? आप देखो पटने में पटना मेडिकल कॉलेज वही, नालंदा मेडिकल कॉलेज वही, एम्स का ब्रांच वही, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज वही, मुजफ्फरपुर में मेडिकल कॉलेज, आरा में मेडिकल कॉलेज, नालंदा में डेंटल कॉलेज और बनने जा रहा है अभी गया में मेडिकल कॉलेज। ये सब 70-80 किलोमीटर की दूरी पर, और हम 400 किलोमीटर की दूरी पर आज तक हमको सही तौर पर भी मेडिकल कॉलेज नहीं मिल सका है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिल सका है। ये आपकी नस्लों को गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है। आजादी के वक्त ये इलाका सबसे खुशहाल था, बाहर का मजदूर यहाँ आता था, ये इस बात की दलील थी। लेकिन आज बाहर का मजदूर हमारे यहाँ नहीं आता है। मेरा बेटा दिल्ली और पंजाब में जाकर जलता है, पत्थर तोड़ता है, बाहर का अफसर बनकर आता है। ये लड़ाई हमारी है कि प्रदेश को हम नहीं रोकेंगे, अच्छे काम के लिए मेरा बेटा प्रदेश जाएगा, मजदूर बनकर नहीं अफसर बनकर जाएगा। ये तमन्ना और ये ख्वाहिश हमको भी है, जिसके लिए हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ये चंद बातें थी जो आपके दरमियान में हमने की है। अभी जो लोग हमारे पंचायत के हैं, देखिए कभी कभी फौज की ट्रेनिंग होती है तो खाना खाने के लिए बैठता, उसको विसिल बज जाती है, उसका कमांडर देखता है कि कौन खाना छोड़ देता है, कौन खाना खाने में लेट करता है, सबसे पहले झोला किसने बांधा। ट्रेनिंग में उसका नंबर दिया जाता है कि अपने लीडर को कौन ओबे किया। आज हम लोग उसी तरह की फौजी ट्रेनिंग है, खाने में जरा लेट हो गया है, आप मजबूती से बैठे हुए हैं और इसी मजबूती का सबूत दीजिएगा। ऐसा नहीं कि जो लोग बन गया है प्रखंड अध्यक्ष वही सब कुछ हो गया। आप भी हैं मेरे भाई, आप जनाजे की नमाज में देखते हैं 50 आलिम दीन आए, कोई एक इमाम बनता है। एक नाव पर 50 आदमी मल्लागिरी जानता हो पतवार, किसी एक को छर पकड़ाते हैं ना, लेकिन जिम्मेदारी सब पर है उसकी। इसलिए उनके गले में माला डालने दीजिए, आप इत्मीनान से रखिए, सब मिलकर खाना खाएंगे। हम रोजा रखने वाले लोग हैं, जरा देर से भी हम खाना खा सकते हैं, लेकिन अपने वसूलों को तोड़ नहीं सकते। ये बातें हमारी हुई है। मेरी गुफ्तगू का इस वक्त ये तरीका रहा है कि एक तरफा बात नहीं हो। 2500 पंचायत की नुमाइंदगी हुई, स्टेज के लोगों ने भी बोला, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जरा गाड़ी तेजी दौड़ा दी। और इस वक्त भी मैंने अपनी गुफ्तगू में कुछ सवालों का जवाब दिया है। अब भी कोई सवाल बाकी है तो जरा हाथ उठाइए ताकि उसका जवाब दिया जा सके। ऐसा नहीं कीजिएगा कि नहीं फलना बात भूल गए, वहां पर बोलिए। अभी कोई सवाल है बाकी हो? एक आदमी क्या करेगा, जवाब दे देंगे। हाँ बोलिए, क्या सवाल है? आइए यहाँ आइए। हाँ दीजिए, तो एक माइक दीजिए हमको। मैं बताऊँ, सुनिए, सवाल और भाषण में फर्क होता है। तो आपको सवाल करना है 1 मिनट से कम में, भाषण नहीं करना। नहीं, नारा नहीं लगाना है, सवाल करना है। आप टोपी बना दीजिएगा हमको, छोड़िए ना बात को। ठीक है। मैं ज्ञानडोब पंचायत खारी बावनडोब से हूँ और आप उस टाइम जो सवाल पूछ रहे थे उस हिसाब से इंशाल्लाह हमारे यहाँ 50% बढ़िया है। और आपको मांगते हैं, वहाँ की पब्लिक आपको मांगते हैं, आप वहाँ कब टाइम दे रहे हैं हम लोग? ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। हम टाइम तय करेंगे, उसकी खबर कर देंगे। और कोई सवाल किसी को? कोई बीजेपी का एजेंट भी कुछ लोग बोलते हैं ना, उनको बोलिए कि तेलंगाना में
बीजेपी का 5 एमएलए था और अभी हमारे लीडर ने जाकर इलेक्शन लड़ी और 5 को 1 पर पहुंचा दिया। अब वो भी दूसरी पार्टी ने उसको ढील दिया, तब जीत गया, वरना तो वहां उसका भी चराग हम लोग बुझा देते। ये काम हम लोग कर रहे हैं। मोदी के खिलाफ बोले, तलाक बिल के खिलाफ जब बोले, अफराजुल और अखलाक के कत्ल पर जो चुप रहे वो भी आपका वफादार हो गया, और जो वैसी अखलाक की मां के साथ रोए वो आपका दुश्मन हो गया। मेरे भाई, दोस्त और दुश्मन को पहचानने का काम कीजिए। और कोई सवाल रहा? कोई सवाल नहीं? हम आपका सवाल नहीं, चौपाल का सवाल जो बोलता है नहीं हुआ तो सब सवालों का जवाब। हाँ बोलिए। दो माइक तरीका। आज जो हम समाज में लोगों को, बूढ़ों को समझा नहीं पा रहे हैं, उनको समझाने का कोई विशेष तरीका होता है? मैं जो समझाने का तरीका बताया तो ये तरीका भी जरा सा काम हो सकता है आपका। बरगद के नीचे का पौधा और बाहर के पौधे में फर्क नहीं करते। लालू अलग से निकल कर गए तो वो आगे बढ़े, केरल में मुसलमान अलग से गया तो वो आगे बढ़ा, हैदराबाद में 12% मुसलमानों ने अपना लीडर चुना तो वो आगे बढ़ा, और अख्तरुल ईमान अकलियत का ही नहीं बल्कि पूरे सीमांचल का लीडर बन रहा है। तो कहां किसके फेरे में पड़े हुए आप समझाना पड़ेगा ना। और एक बात सुनिए, अल्लाह तेरी 100 इनायतों में एक इनायत इनहराफ भी है। इनहराफ समझते हैं? रास्ता कट के चलना। कभी कभी है ये गुनाह, अक्सर सवाब भी है ना। कि देखो कि शायर सिंह और सुपूत, लीके लीके गाड़ी चले, लीके चिले कपूत, लीके छारे तीनों चले, शायर सिंह सुपूत। समझे इसको? माने बंगला में थोड़ा सा है कि लीक पर चलता कुपूत, बाप जरा काम कर लो, बेटा काम करेंगे हम, है ना। यूरिया नहीं डालेंगे, जमीन को काटना पड़ेगा। बेटा ने कहा अब्बा जान आप बैठिए तो इसको तो हम खेती करेंगे। यूरिया डाला तो 5 मन की जगह पर 15 मन हुआ, तो अब बोलता बाबू तुम ये खेती करो, हमसे सब नहीं होगा नया खेती। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? लीक पर चलता कुपूत, लीक से हटकर चलता है शेर। शायर और सुपूत, शेर सड़कों में नहीं चलता, अपनी अलग राह बनाता है। शायर आम जबान नहीं बोलता, अल्फाज की तरतीब बदल देता है, और सुपूत जो होता है वो अपना अलग रास्ता बनाता है। कुछ लोग गांव में है, जमीन बेचकर खा रहा है लेकिन कारोबार में नहीं आ रहा है। होशमंद बेटा हुआ तो बोला मैं पान का दुकान करे खाम, अब पान का दुकान किया तो जमीन बेचना बंद कर दिया है। समझे? तो आज हमको मक्के की खेती जब हुई थी तो क्या हुआ था, मक्के का खेती 12 बीघा में एक ही साथ शुरू कर दिया था लोग, 1 बीघा में किया ना। तो बिहार में 40 बीघा की खेती है, एमपी की कितना है? 40 बीघा। ये सब बुढ़ा सबको कहिए कि वो 39 बीघा में जाकर के पूर्णा खेती करो, 1 बीघा में इस साल मकई लगाएंगे, 40 में 1 सीट में हम अपना लड़ेंगे और अगले बार हम देखेंगे क्या होगा कि नहीं होगा। 1 बीघा हम करेंगे अलग से, है ना। तो सारे सवालों का जवाब मिल गया मैं समझता हूँ आलम साहब। तो एक बात ये कहिए कि अब आप उठेगा, जवाब होगा ना आपके पास, जरमोड़ा होगा ना नाग वाले को छुपाने के लिए। नाग जब उठता है ना, शिकारी के पास एक जरमोड़ा होता है, वो जरमोड़ा दिखाने से नाग अपना फन नीचे कर लेता है। हमारा ये मालूम, छोड़िए ना, बोलने दीजिए ना, हम लोग का तो तोले तोले बहुत ठीक हो गया। नहीं, चाय की दुकान में एक आदमी बहस करे, झगड़ा नहीं करना है। हम पेशाब को पेशाब से धोने की आदि नहीं है, हम पेशाब से वो पानी बहाकर उसको धो देंगे, उस बेचारे का हाथ पकड़ेंगे, कहिए भाई साहब आज हमारी जो ये हालत है ईमानदारी से बताइए किसकी वजह से। पार्लियामेंट में आपने लोगों को किस लिए भेजा, असेंबली में किस लिए भेजा, पता है? नहीं है। 3 काम के लिए भेजते हैं। क्या है? नंबर 1, ये मुल्क चलता है कानून पर। ये राजा नहीं है राज करेगा, जनता के द्वारा राज चलता है। तो जब संविधान और कानून बनेगा तो नियम बनाते वक्त हमारा नेता बोलेगा, अच्छे नियम का समर्थन करेगा, गलत नियम का वो अपोज करेगा, उल्लंघन करेगा, उसकी मुखालिफत करेगा। नंबर 1 का। नंबर 2, टैक्स के पैसों से जो विकास होता है उस विकास में हिस्सेदार बनेगा। नंबर 3, सरकारी चाकरों को लगाम लगाएगा। ये 3 काम समझ में आती है? अपने नेता को नाप लीजिए कि इन तीनों में कौन ये काम कर सकता है। जो हाई स्कूल में अच्छा नंबर लाया है वो कॉलेज में भी अच्छा नंबर लाएगा, जो हाई स्कूल में प्रमोटेड हुआ है कॉलेज में जाकर कभी अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकता है। ये आपको देखना पड़ेगा, मीठे जबान से समझाना है। और हम समझते हैं कि जितनी दलील आपके पास है उसके पास कोई थोथन बेली होगी, उसके पास मुंह जोड़ी होगी, उसके पास है ना, लॉजिकल जवाब उसके पास नहीं होगा। तो आप लोगों ने बड़े इत्मीनान से इस महफिल को कामयाब किया है। अब ये बताइए, अब तन मन धन से सब साथ देने के लिए तैयार है? सबका हाथ उठ रहा है?
कुछ कोई लोग थोड़ा कम उठाए हैं। अगर माल नहीं तो जान है ना भाई, जान काफी है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों ने दोनों हाथ उठाए हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, ईश्वर से विनती करता हूँ, हे ईश्वर, हमारी लड़ाई मंदिर और मस्जिद की नहीं है, हमारी लड़ाई हिंदू और मुसलमानों की नहीं है। हे ईश्वर, हे अल्लाह, सीमांचल में गरीब अमीर, हिंदू मुस्लिम दलित अगड़े पिछड़े सब बसते हैं। सब लोगों ने इलेक्शन लड़ा है अपने खानदान के लिए, अपनी शोहरत के लिए, अपनी इज्जत के लिए। कुछ लोगों ने दौलत के लिए, कुछ लोगों ने अपनी दौलत की हिफाजत के लिए। ऐ खुदा अख्तुल ईमान को ताकत दे कि वह अपने जिस्म की पूरी तवानाई से हर कदम पर लड़े, सीमांचल के दर्द के लिए, सीमांचल के जुल्म और इस्तेसाल के खिलाफ लड़ाई लड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खाना